जी, तो पेपर हम करने लगे हैं आज। जिसका सेक्शन है हमने करना है वो है पेपर अक्टूबर नवंबर 2020। अच्छा। और जब आपने पेपर शुरू करने हैं तो आपने 2022 लेटेस्ट से शुरू करने हैं। इनफैक्ट फरवरी मार्च 2023 का पेपर भी शायद आपको अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। तो वरना 2022 से पीछे जाना है और वेरिएंट्स तो सारे ही करने हैं। अच्छा, मैं अक्टूबर नवंबर 2020 का पेपर मैंने सिलेक्ट किया है करने के लिए। और इसका हम सेक्शन ए देखते हैं। तो इससे पहले कि मैं सेक्शन ए पे बात करूं, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो टाइम है वो 2 घंटे 15 मिनट होते हैं। और जैसे आपको पता है कि सेक्शन ए का जो एक ही क्वेश्चन होता है कंपलसरी, वो 30 मिनट 30 मार्क्स का होता है। और सेक्शन बी में आपको 4 में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं। और वो जो क्वेश्चन होता है हर क्या कहते हैं, हर क्वेश्चन जो सेक्शन बी में होता है वो 20 मार्क्स का होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको सेक्शन ए में चूंकि 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको कितना टाइम देना है, 45 मिनट्स। और आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन में जो सेक्शन बी में होता है आपको टाइम देना है 30 मिनट्स। जब इस तरह से माइक्रो टाइम मैनेजमेंट की जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और आसान लफ्जों में और इसको अगर फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे मैंने माइक्रो टाइम मैनेजमेंट का को मेंशन किया है, तो पर मार्क आपके पास 1.5 मिनट्स होते हैं। इसका मतलब है अगर 30 मार्क्स हैं तो 30 × 1.5 45 ही बनता है ना। तो 45 मिनट्स आपको मिलेंगे। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 20 × 1.5 30 मिनट्स आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपने टाइम को मैनेज करना है ताकि प्रॉब्लम ना हो। वरना बच्चों को सेक्शन ए करते करते बात कर पता ही नहीं चलता और वो 50 55 1 घंटा ले जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना। पता होना चाहिए कि हमारे पास 45 मिनट्स हैं टू कंप्लीट सेक्शन ए ऑफ द पेपर। अच्छा, अब हम चलते हैं। या 1 मार्क के पीछे आपके पास 1.5 मिनट होता है। अच्छा, ये आगे जो हमारे पास अब सेक्शन ए में सोर्स मटेरियल, ये मैं जल्दी से इसको पहले पढ़ता हूँ और फिर हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, रीड द सोर्स मटेरियल केयरफुली बिफोर आंसरिंग क्वेश्चन 1। और सोर्स मटेरियल उन्होंने दिया हुआ है द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडोनेशिया। अब उसमें इंडोनेशियन फैक्ट फाइल हमें दी हुई है जिसमें हमें नजर आ रहा है कि 36 जो मिलियन मेट्रिक टन है वो इंडोनेशिया प्रोड्यूस करता है। पाम ऑयल प्रोडक्शन की बात हो रही है। और वर्ल्ड जो है वो 60 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से पता चल रहा है कि मोर देन 50%, ठीक है, जो वर्ल्ड आउटपुट है ऑफ पाम ऑयल वो इंडोनेशिया प्रोड्यूस करता है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फिर राइस प्रोडक्शन जो मिलियन मीट्रिक टन में हमें नजर आ रही है वो इंडोनेशिया 74.2। और जो वर्ल्ड है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम कह लें, बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इनफैक्ट नहीं है, इसमें इंडोनेशिया शामिल है ना, जारी बात है। 483.9 मिलियन मेट्रिक टन है। सॉरी, मैंने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पहले भी कह दिया। तो 2017 वर्ल्ड का मतलब है पूरी दुनिया की आउटपुट इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। और उसमें से 36 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो इंडोनेशिया प्रोड्यूस करता है। इसी तरह 483.9 मिलियन मेट्रिक टन वर्ल्ड की आउटपुट है इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया उसमें से 74.2 मिलियन मेट्रिक टन राइस प्रोड्यूस कर रहा है। तो राइस की प्रोडक्शन उतनी नहीं है जितनी कि पाम ऑयल की है, अच्छा, कंपेयर टू वर्ल्ड आउटपुट। अच्छा, फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को अगर हम ले लें तो इंडोनेशिया में 5.4% है, जबकि वर्ल्ड में 5.7% है। तो रिलेटिवली वर्ल्ड के मुकाबले में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडोनेशिया में कम है ऑन द एवरेज। इस तरह पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देख लें तो वो भी इंडोनेशिया में हमें कम नजर आ रही है, जबकि वर्ल्ड में वो 1.4 है कंपेयर टू इंडोनेशिया वेयर देयर इज 1.2%। अच्छा, ओके, ये तो हमने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। आगे है जी, इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल। ये तो समझ आती है हमें। द कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग पाम ऑयल इंक्लूड रेंट ऑफ लैंड। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज है तो कोशिश करें कि इंपॉर्टेंट चीजों को ये भी कर सकते हैं, लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल, ताकि आप जब बाद में आपको रेफर करना हो तो व्हेन यू आर रिफरिंग टू द सोर्स मटेरियल व्हाइल राइटिंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, तो आपके लिए आसान हो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को ढूंढना।
तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल है इंडोनेशिया, राइट। और कॉस्ट जो इन्वॉल्व होती है पाम ऑयल में, वो रेंट ऑफ लैंड है, फर्टिलाइजर है, पाम ऑयल सीड्स हैं, मेंटेनेंस ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स हैं, क्या ये लेबर है, ये बाद में इसका जिक्र आ सकता है कि कॉस्ट कौन कौन सी इन्वॉल्व है। फायर्स आर सेट टू क्लियर फॉरेस्ट टू मेक वे फॉर पाम ऑयल प्लांटेशन, ये भी है कि आग लगाई जाती है जंगलात को क्लियर करने के लिए ताकि पाम ऑयल की प्लांटेशन हो। अच्छा, दीज फायर्स वो करती क्या है, डिस्ट्रॉय द होम्स ऑफ मेनी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड रिलीजेस हार्मफुल गैसेज इनटू द एयर, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सिंस 2011 इंडोनेशिया हैज बीन पेड टू कंजर्व इट्स फॉरेस्ट बाय द नॉर्वेजियन गवर्नमेंट, और इंडोनेशिया को रिसोर्सेज वो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए कि फॉरेस्ट को ना खत्म करें क्योंकि वो तो जला रहे हैं, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट पे करती रही है सिंस 2011 से। अच्छा, समझ आ गई ये बात की। While Indonesia is the largest producer of palm oil, it is the third largest producer of rice. तो राइस की प्रोडक्शन कम जरूर है लेकिन वहां पर भी थर्ड लार्जेस्ट बन रहा है वो। अच्छा, और इंडोनेशिया एक्सपोर्ट्स 85% of its palm oil, but sometimes has to import rice to meet domestic demand. यानी कि थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस होने के बावजूद भी कभी कभार उनको डोमेस्टिक नीड पूरी करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ जाता है राइस। ऑयल का तो ये नहीं, इसका मतलब है राइस अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो उनकी डिमांड भी ज्यादा है। इसका मतलब है उतना राइस हर दफा प्रोड्यूस नहीं होता जितनी की डोमेस्टिक डिमांड है। अच्छा, फिर इट्स इंटरनेशनल ट्रेड इन पाम ऑयल एंड राइस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन इट्स फॉरेन एक्सचेंज रेट। अच्छा ओके, ये तो हमें समझ आती है कि इंटरनेशनल ट्रेड का ताल्लुक होता है फॉरेन एक्सचेंज के साथ, ये एक बात की है, सबको पता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ताल्लुक होता है एक्सचेंज रेट के साथ। अच्छा, द प्राइस ऑफ इंडोनेशियन करेंसी द रुपया फेल इन 2017। इसका मतलब है कि जो प्राइस ऑफ इंडोनेशियन करेंसी जो गिर गई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन। ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि वो इंडोनेशियन करेंसी की बात कर रहे हैं ना, तो करेंसी का जब वर्ड आता है ना, मनी की बात तो नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि ये एक्सचेंज रेट की बात होगी। अच्छा, अब राइस प्रोडक्शन आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू एयर पोल्यूशन, ये भी उन्होंने कह दिया कि राइस से भी एयर पोल्यूशन हो रही है। Rice farmers burn the stubble left after harvesting to clear the fields and to raise the fertility of the land. तो stubble, आप जो remains of the crops होते हैं उसी को बोलते हैं ना stubble। तो वो फिर उनको क्लियर करने के लिए उनको जलाना पड़ता है, और ताकि लैंड की फर्टिलिटी बढ़ जाए, लैंड ज्यादा प्रोड्यूस कर सके। ऑफ कोर्स ये भी पोल्यूशन होती है ना, सो दे कैन प्रोड्यूस मोर राइस, ठीक है, ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए लैंड क्लियर होगा तो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे ना। सम एनवायरमेंटलिस्ट आर्ग्यू दैट स्टबल बर्निंग शुड बी बैंड। इससे क्या होता है आपको पता है, इसका क्वेश्चन डेफिनेटली होगा। आगे चलते हैं। द इंडोनेशियन इकोनॉमी अलोंग विद द वर्ल्ड इकोनॉमी कंटिन्यूज टू ग्रो। अच्छा ठीक है, इंडोनेशियन इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, वर्ल्ड इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, फाइन। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन कॉज पोल्यूशन, ये हमें पता ही है कि ये एक डिसएडवांटेज भी बन है। It can also affect a country's GDP per head ranking and HDI ranking. अच्छा, अब उन्होंने कहा कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ से जीडीपी पर हेड की रैंकिंग और एचडीआई की रैंकिंग में भी चेंज आता ही ऑफ कोर्स, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर ज्यादा हो रही है तो जीडीपी पर हेड तो बढ़ेगा ना, तो जीडीपी पर हेड रैंकिंग तो बेहतर होगी ऑफ कोर्स, और उससे अंदाजा लगाया जाता है कि एचडीआई रैंकिंग भी ज्यादा हो सकती है। अच्छा, अब आगे नीचे टेबल दिया है 1.1 जीडीपी पर हेड रैंकिंग एंड एचडीआई रैंकिंग फॉर सिलेक्टेड कंट्रीज इन 2016। अब जीडीपी पर हेड के बारे में आपको अच्छे से पता है कि जीडीपी पर हेड जो होता है वो होता है क्या, जीडीपी ओवर पॉपुलेशन, राइट, ये होता है ना। तो जाहिर बात है अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब जीडीपी तेजी से बढ़ रहा है, तो ऑफ कोर्स जब पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो आंसर ज्यादा ही आएगा ना, तो इसलिए रैंकिंग बढ़ेगी ऑफ कोर्स। अच्छा, अगर हम एचडीआई की बात कर लें तो एचडीआई में आपको पता है 3 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आते हैं, कौन कौन से, एक तो हमारे पास यही है जीडीपी पर हेड, एक हमारे पास होता है आप कह लें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड जी लिटरेसी रेट। जी बिल्कुल सही, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हम बोल सकते हैं, और एट टाइम्स आपको
अगर वो ये कह दें हेल्थ केयर फैसिलिटीज, तो एक ही बात है, उसका ताल्लुक लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ ही होता है। और फिर आपने बता दिया आगे लिटरेसी रेट, और लिटरेसी रेट भी बाद अगर नहीं लिखा हुआ तो परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसकी जगह पर वो लिख सकते हैं ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, तो ये इसी में ही आ रहा है। और इसी तरह जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो मैंने आपको बता दिया कि उसमें हेल्थ केयर की बात वो कर सकते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटी जगह नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं फिर भी लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ कि एक मिनट, ताकि किसी भी तरह से पूछ सकते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ये जगह थी इतनी तो मैंने कहा चले इस तरह ही लिख देते हैं, ये भी बोल सकते हैं इसको हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अच्छा, अब ये तो हमें समझ आ गई कि ये होता है। अब हमने क्या करना है, ये हमें एक जो टेबल दिया हुआ है, टेबल पे हमें एक आर्गुमेंट देना होगा, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होगा। और ये सवाल आपने याद रखना है, हर पेपर में आता है क्या, कि आपको टेबल दे दिया होगा या ग्राफ दिया होगा और कहा जाएगा कि बताएं कि दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। दो वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ पर एक जीडीपी पर हेड है, ठीक है, और एक हमारे पास एचडीआई रैंकिंग है, तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। इसी तरह का सवाल आपको भी पेपर में आ नहीं सकता, आएगा, लेकिन उसमें वो वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन दे सकते हैं, या जीडीपी पर हेड और हेल्थ केयर का रिलेशनशिप पूछ सकते हैं। तो आपको टेबल से वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। बहरहाल इस सवाल को करने के लिए क्या तरीका है, क्या रिक्वायरमेंट है, इस पर हम अभी चलेंगे जब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अच्छा, लेकिन हम इसको अगर जनरली देखें तो लग्जमबर्ग जो है वो जीडीपी पर हेड उसका सबसे ज्यादा है, और एचडीआई रैंकिंग भी उसकी सबसे ज्यादा हमें नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम अगर रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि लग्जमबर्ग चूंकि जीडीपी पर हेड सबसे ज्यादा है, इनके इनकम पर हेड सबसे ज्यादा है, तो लोग अफोर्ड कर सकते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज को और ये और स्कूलिंग को। तो इसलिए वहां पे लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, बिकॉज दे हैव मोर इनकम, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप एक बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो कम से कम दो एविडेंस जरूर दे देने चाहिए, एक हाईएस्ट वैल्यू को ले लें, एक लोएस्ट को ले लें। अगर हाईएस्ट नहीं हाईएस्ट पे वो रिलेशनशिप नहीं बन रहा तो सेकंड हाईएस्ट ले लें। इस तरह अभी लोएस्ट का देख लेते हैं, तो लोएस्ट तो इथोपिया है, इसकी रैंकिंग जीडीपी पर हेड की सबसे कम है, और एचडीआई रैंकिंग भी सबसे कम, ठीक है। 174 पे जा रही है रैंकिंग, बहुत नीचे है। और इथोपिया की जो जीडीपी पर रैंकिंग है वो भी सबसे कम है। तो यहाँ पर भी एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है कि आपकी जब इनकम कम होगी तो ऑफ कोर्स आपको की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होगी, लिटरेसी रेट भी कम होगा, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये समझ आती है बात की, ठीक है ना। तो ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अच्छा, अगर हम ये हमें देख लिया, अगर हम और कोई चीज देख लें इसके अंदर मजीद। अच्छा, ये रिलेशनशिप तो स्टैब्लिश होता हुआ हमें नजर आ रहा है, फाइन। अगर हम दूसरे नंबर पे देखें तो दूसरे नंबर पे मॉरिशियस हमें नजर आता है। तो मॉरिशियस सेकंड हाईएस्ट जीडीपी पर हेड रैंकिंग है, और वो एचडीआई रैंकिंग में भी सेकंड हाईएस्ट ही है, ठीक है। तो इसका मतलब रिलेशन जो है यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन याद रखना है, एग्जामिनर हमेशा आपको एक एक्सेप्शन जरूर देता है, मतलब कि कोई ऐसा ऐसा डेटा जरूर अवेलेबल होगा जिसमें आप जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं ये स्टैब्लिश नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब है आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश भी करना है बाय गिविंग एविडेंसेस फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द केस, फ्रॉम द सोर्स मटेरियल, और उसका रीजन देना है कि ऐसा रिलेशनशिप स्टैब्लिश क्यों हो रहा है, क्यों नजर आ रहा है। अच्छा, फिर आपको एक्सेप्शन भी फाइंड आउट करनी है, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ एक्सेप्शन हमें कहाँ नजर आ रही है, यहाँ अगर हम गौर करें तो हमारे पास क्यूबा जो है वो 120 जीडीपी पर रैंकिंग में आ रहा है कंपेयर टू इंडोनेशिया, ठीक है। तो लेकिन इंडोनेशिया की एचडीआई रैंकिंग जो है वो कम है क्यूबा से, आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है ये एक्सेप्शन आ गई यहाँ पर, क्या, कि इंडोनेशिया की जीडीपी पर हेड रैंकिंग ज्यादा होने के बावजूद, यानी कि जीडीपी पर हेड ज्यादा है, स्टिल उसकी एचडीआई रैंकिंग कंपेयर टू क्यूबा कम है, जबकि क्यूबा की जीडीपी पर हेड रैंकिंग भी कम है।
तो आपको ये एक्सेप्शन मेंशन जरूर करनी है। रीजन दे सकते हैं तो दें, नहीं दे सकते तब भी ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन को मेंशन करना बाय सपोर्टिंग एविडेंस फ्रॉम द सोर्स मटेरियल, ये जरूरी है। खाली कहना नहीं है, बताना है कौन सा कंट्री क्या वैल्यू है, अब कितनी है, ये आपको डिटेल देनी पड़ेगी। अच्छा, और ये पक्का क्वेश्चन है जो आना ही होता है आपको पेपर में। टेबल नहीं होगा तो ग्राफ दिया होगा, वो डायग्राम दी होगी, लेकिन ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होगा। अच्छा, आगे चलते हैं हम। तो आगे आगे हमारे पास इंडोनेशिया एक्सपीरियंसेस नेट इमिग्रेशन, ये हमें नजर आ रहा है। और नेट इमिग्रेशन क्या होती है ये भी आपको अच्छे से पता ही है। अब ये नेट इमिग्रेशन ई से नजर आ रहा है, और आपको ये अच्छे से पता है कि वैसे जो हम नेट माइग्रेशन निकालते हैं वो होती कैसे है, वो होती है आई माइनस ई। इसको बोल रहा हूं मैं क्या, नेट माइग्रेशन। ठीक है, नेट माइग्रेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन अगर हम नेट माइग्रेशन रखें, अगर जो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है नेट इमिग्रेशन, ई वाला, इसका मतलब है ई वाला, ई जो है वो आई से ज्यादा है। और आपको पता है आई फॉर इन है, यानी कि वो लोग जो मुल्क में आ रहे हैं आपके, जिससे आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है। और ई वो वाले लोग जो, दोनों को इमिग्रेंट्स ही बोलते हैं, लेकिन एक ई से है, जो एग्जिट कर रहे हैं, ई फॉर एग्जिट, जो जा रहे हैं। तो अगर नेट इमिग्रेशन ई से है, याद रखना है, इसका मतलब है, जैसे कि यहाँ पे नजर भी आ रहा है हमें, इसका मतलब है कि ई इज ग्रेटर देन आई, सिंपल इज दैट। और अगर ये नेट इमिग्रेशन आई से होता तो फिर आई इज ग्रेटर देन ई होना था। और अगर मैं इसी फॉर्मूले को यूज करूं इस वाले को, जहां पे मैंने सिर्फ नेट माइग्रेशन लिखा है, नेट इमिग्रेशन मैंने नहीं लिखा, ठीक है, तो फिर लाजमी अगर यही सूरत हाल है, यानी कि ई इज ग्रेटर देन आई है, तो फिर याद रखना है कि नेट माइग्रेशन माइनस में होगी, क्योंकि फार्मूला आई माइनस ई है ना, ठीक है ना, आई माइनस ई है, तो फिर माइनस साइन लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन कम हो रही है, जाने वाले ज्यादा है, ठीक है। और अगर आपने नेट इमिग्रेशन ही लिख दिया जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो फिर माइनस साइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है, पता चल रहा है कि जाने वाले लोग ज्यादा हैं, माइनस करने के बावजूद भी जो जाने वाले लोग हैं वो ज्यादा है, यानी कि आने वाले लोगों के नंबर को माइनस करके जाने वाले लोगों में से नंबर फिर भी बच रहा है या ज्यादा है, तो वो अंडरस्टूड है कि अ, आपकी पॉपुलेशन कम हो रही है और ज्यादा लोग जा रहे हैं। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया है इसमें फिर माइनस लगाना पड़ेगा। नेट इमिग्रेशन में माइनस की जरूरत नहीं है, चाहे वो नेट इमिग्रेशन ई से हो या वो आई से हो, दोनों में, क्योंकि वो हमें वो लेटर से ही पता चल रहा है कि ई आ गया नेट इमिग्रेशन में तो जाने वाले ज्यादा है, आई आ गया तो आने वाले ज्यादा है, और उससे पॉपुलेशन में क्या फर्क पड़ता है वो आपको पता है। अच्छा, अब हमने इसको काफी डिस्कस, अच्छा आगे मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, आगे है जी, सम इंडोनेशियंस वर्क अब्रॉड एंड सेंड मनी होम टू देयर फैमिलीज। ठीक है, ये जो सम इंडोनेशियंस वर्क अब्रॉड एंड सेंड मनी होम टू देयर फैमिली, ये क्या है बोला, ये है कि काम वहां करते हैं और पैसे यहाँ भेज रहे हैं। तो ये क्या आता है, ये हमने पढ़ा भी हुआ है कि आपका जो करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसमें ही आता है, और इसको बोलते हैं इनकम ट्रांसफर। इनकम ट्रांसफर, ठीक है, और ये एक्सपोर्ट के तौर पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, इसको मैं कहाँ लिखूं, इनकम ट्रांसफर को हम, क्योंकि आपको हर तरह से बता दूं, इनकम ट्रांसफर जो है इसको हम सेकेंडरी इनकम भी कह सकते हैं। सेकेंडरी इनकम, क्योंकि ये जो कमा रहा है उसके पास नहीं जा रही, सेकेंडरी इसलिए है, कमा कोई और रहा है, जा किसी और के पास रही है, ठीक है ना। हाँ, अगर जो कमाने वाला है वो भी पाकिस्तान में ही है, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ और ऑनलाइन कोई मैं टीचिंग करता हूँ और मुझे पैसा यहाँ ट्रांसफर होता है, तो मैं भी पाकिस्तान में हूँ, पैसा भी पाकिस्तान में आ रहा है, तो ये अभी भी एक्सपोर्ट, लेकिन वो फिर सेकेंडरी इनकम नहीं कहलाती। आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक फर्क पता होना चाहिए। वो ये भी इनकम ट्रांसफर है, ठीक है, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी इनकम। ठीक है, दोनों को इनकम ट्रांसफर ही बोलते हैं, और आपके मुल्क में अगर आ रही है तो वो एक्सपोर्ट्स है, आ जो रही है मनी कमिंग इनटू द कंट्री इज कॉल्ड एक्सपोर्ट्स। लेकिन अगर वो आपकी फैमिली मेंबर्स को जा रही है और आप उसी मुल्क में हैं जहां कमा रहे हैं, तो फिर वो आपने कमाई है, जा किसी और को रही है, सेकेंडरी इनकम। और
अगर आप भी उसी अपने ही मुल्क में हैं और आप किसी तरीके से कोई अपनी सर्विसेज देते हैं दूसरे मुल्क को और वो पैसे आपको देते हैं, आपकी रिम्यूनरेशन आपको देते हैं, आपकी सैलरी देते हैं, आपको काम करने का क्या रिवॉर्ड देते हैं, तो वो आपकी फिर प्राइमरी इनकम होगी, है वो इनकम ट्रांसफर। ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स एमसीक्यूज में एट टाइम्स इस्तेमाल कर लेते हैं, तो बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये प्राइमरी इनकम क्या है, सेकेंडरी इनकम क्या है वो इनकम ट्रांसफर। अच्छा, तो ये वही हो रहा है, ठीक है। अच्छा, पीपल ऑल्सो कम फ्रॉम अब्रॉड टू वर्क इन इंडोनेशिया, सम इन रिलेटिवली हाई पेड जॉब्स इन द कंट्रीज एक्सपैंडिंग टूरिज्म इंडस्ट्री। अच्छा, अब करने आते हैं और कुछ जो है इसमें से हाईली पेड जॉब्स करते हैं, कहाँ पर, वो जो टूरिज्म इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है। अच्छा, इंडोनेशिया करंटली अट्रैक्ट्स fewer tourists than in neighbors सिंगापुर एंड मलेशिया। इंडोनेशिया में इतने टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब है गवर्नमेंट इतना काम नहीं कर रही, स्पेंडिंग नहीं कर रही गवर्नमेंट टूरिज्म इंडस्ट्री पे इतना, और नेबरिंग कंट्रीज में ज्यादा टूरिज्म है, सिंगापुर और मलेशिया में। अच्छा, इट डज हाउएवर हैव मेनी नेचुरल टूरिस्ट अट्रैक्शंस। अच्छा, टूरिस्ट अट्रैक्शन है एंड इज करंटली प्राइस कंपैरेटिव, और वो प्राइस कंपैरेटिव भी हैं। इसका मतलब है अगर टूरिस्ट की तवज्जो इस तरफ दिलाई जाए, गवर्नमेंट जरा स्पेंड करके इसको जरा बेहतर कर दे उन स्पॉट्स को, तो टूरिज्म बढ़ सकता है। अच्छा, ऑल राइट, तो वी आर डन विद द सोर्स मटेरियल, और इसको डिटेल में डिस्कस किया है ताकि हमें आंसर देना आसान हो जाए। अच्छा, हम चलते हैं आंसर पे। अब जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 1, रेफर टू द सोर्स मटेरियल इन योर आंसर्स। इसका मतलब है कि चॉइस तो कोई नहीं है, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई कि आपको सोर्स मटेरियल को रेफर करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं पहला सवाल, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टोटल वर्ल्ड आउटपुट ऑफ पाम ऑयल प्रोड्यूस्ड बाय इंडोनेशिया इन 2017। अब आपने गौर करना है, यहाँ पे वर्ड कमांड वर्ड क्या है, कैलकुलेट। इसका मतलब है किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन, कोई डेवलपमेंट लिखने आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आंसर लिखना है, और एक नंबर है। अगर एक से ज्यादा का भी होता तब भी अगर आप आंसर लिखेंगे, यू विल गेट 1 मार्क। स्टेप्स दिखाएं ना दिखाएं, एक नंबर में तो खैर स्टेप्स की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा नंबर की कैलकुलेशन हो, तो आप अगर स्टेप्स करते हैं तो फायदा ये होता है कि आपका अगर आंसर गलत भी है तो आपको स्टेप्स के नंबर मिल जाते हैं, तो एक आधा नंबर वहां फिर भी मिल सकता है डिस्पाइट योर आंसर बीइंग इनकरेक्ट। तो यहाँ पर तो खैर जरूरत नहीं है, एक नंबर है तो। परसेंटेज ऑफ टोटल वर्ल्ड आउटपुट ऑफ पाम ऑयल प्रोड्यूस्ड बाय इंडोनेशिया, तो ये आसान है। हम ऊपर चलते हैं जहां पर ये बात हुई हुई है, कहाँ पर है जी ये, तो हमें नजर आ रहा है इंडोनेशिया की पाम ऑयल प्रोडक्शन 36 मिलियन मेट्रिक टन है, वर्ल्ड की 60 मिलियन मेट्रिक टन है। तो क्या करेंगे, बता दो कैसे आएगा जी, परसेंटेज निकालनी हो अगर, कि वर्ल्ड की आउटपुट की कितनी परसेंटेज इंडोनेशिया प्रोड्यूस करता है। सिंपल मैथ्स। 36 divided by 60 into 100. जी बिल्कुल सही, तो ये मैंने यहाँ पर किया भी हुआ है आपके सामने, 36 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, और आपको एक नंबर मिल जाएगा, आप स्टेप्स करें या ना करें, करेक्ट आंसर हो गया, आपको नंबर मिल गए। अच्छा, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आ गया हमारे पास बी, आइडेंटिफाई। अच्छा, यहाँ पर भी ये ध्यान में रखना है कि कमांड वर्ड क्या है, आइडेंटिफाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे पढ़ के आगे निकल जाते हैं। टू वेरिएबल्स, आइडेंटिफाई टू वेरिएबल्स, उन्होंने बोल्ड भी कर दिया, टू वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पाम ऑयल। अब जब आइडेंटिफाई का कमांड वर्ड आ जाता है, अगेन इसका मतलब है कि आप मेंशन तो करेंगे, बट ओनली मेंशनिंग वेरिएबल कॉस्ट इज सफिशिएंट टू गेन मैक्सिमम मार्क्स। आपको किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं करनी। ये वेरिएबल कॉस्ट क्यों है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, क्यों, हमें पता कैसे चला, क्योंकि कमांड वर्ड आइडेंटिफाई है जो कहता है आपने सिर्फ लिस्ट करना है, सिर्फ पॉइंट को मेंशन करना है या उन कॉस्ट को मेंशन करना है विदाउट एनी डेवलपमेंट। तो टू वेरिएबल कॉस्ट अगर हम देखना चाहें ऊपर तो हमें नजर आएगी, हमने अंडरलाइन भी किया है इसके ऊपर। अगर हम देखें तो कहां पर है, ये पहले पैराग्राफ में हमें नजर आ रहा है कि दो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो सकती हैं, बता सकती हो आप मुझे। अगर हम देखें तो ये जो पहली लाइन लिखी हुई है, द कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन इन प्रोड्यूसिंग पाम ऑयल इंक्लूड रेंट ऑफ लैंड, फर्टिलाइजर, पाम ऑयल सीड्स, मेंटेनेंस ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स एंड कैजुअल लेबर। तो कौन से आप इस्तेमाल करना चाहेंगे इसमें, Sir, fertilizer and casual labor. कैजुअल लेबर भी आ सकती है, पाम ऑयल सीड्स भी आ सकते हैं, क्योंकि जितनी आपने पाम ऑयल प्लांटेशन करनी है उतने ही सीड्स भी रिक्वायर्ड होंगे, और फर्टिलाइजर का भी यही की भी यही सूरत हाल है, बिल्कुल सही है। कैजुअल लेबर भी आ सकती है आपकी,
तो बिल्कुल, क्योंकि हमें इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि प्रोडक्शन के साथ जो कॉस्ट पड़ती है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, हमें ये मेंशन नहीं करना क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा नहीं गया। तो अब देखिए मैंने क्या लिखा है, फर्टिलाइजर्स, पाम ऑयल सीड्स, मैंने 2 लिख दिए, क्या ये लेबर भी आ सकती है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है आपके जो 2 नंबर है वो क्या है, 2K। 2K का मतलब क्या है, 2 नॉलेज पॉइंट्स फ्रॉम द सोर्स मटेरियल। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ सोर्स मटेरियल में से 2 कॉस्ट ढूंढ के लिख देनी है। अच्छा, अपने पास से नहीं लिखनी, ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये सेक्शन ए है। अपने पास से लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे वो आपने वेरिएबल कॉस्ट सही आइडेंटिफाई की हो, लेकिन चूंकि वो सोर्स मटेरियल में लिखी नहीं हुई तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको यहीं से ढूंढनी। दूसरा, जब आइडेंटिफाई का कमांड वर्ड आ जाता है, इसका मतलब है आपके दोनों के दोनों नंबर जो होते हैं वो नॉलेज के होते हैं। और नॉलेज का मतलब है सिर्फ पॉइंट को आपने मेंशन करना है, लिस्ट करना है, और कुछ नहीं करना। आगे चलते हैं थर्ड पे। अब उसमें आपको पता है कमांड वर्ड आ गया एक्सप्लेन, वन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंजर्विंग फॉरेस्ट इन इंडोनेशिया। अब जब एक्सप्लेन का वर्ड आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब है कि अब ये आइडेंटिफाई से जरा आगे जा रहा है। नंबर उसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, लेकिन उसमें 2 पॉइंट्स के 2 नंबर है, इसमें 1 पॉइंट के 2 नंबर है। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने बतानी है ऑफ कंजर्विंग फॉरेस्ट इन इंडोनेशिया। तो अगर आप फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे तो आपको क्या फायदा हो सकता है, ये भी आपको एक्सट्रैक्ट में से ही, सोर्स मटेरियल में से ही ढूंढना है। मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको जल्दी से बता दूं। एक वन अपॉर्चुनिटी, अच्छा पहले मैंने आपको बताया नहीं कि नंबर किस तरह से हैं। वो ये है कि जब एक्सप्लेन का वर्ड आ गया तो अब आपके नंबर कैसे बनेंगे, 1 नंबर नॉलेज का और 1 नंबर एनालिसिस का। एनालिसिस का मतलब क्या है, एनालिसिस का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ योर पॉइंट, यानी कि जब आप मेंशन करेंगे एक पॉइंट को तो आपने उसको डेवलप भी करना है। अच्छा, अब देख लेते हैं मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है वन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वुड बी पाम ऑयल प्रोडक्शन। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। जारी बात है, क्यों, क्योंकि अब जब आप फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे तो पाम ऑयल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों है, मुझे इसका रीजन देना है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एनालिसिस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो मैंने मेंशन कर दी, लेकिन जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे है, मुझे एनालिसिस का 1 नंबर और नहीं मिलने वाला, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। और ये हमें ऊपर नजर भी आता है कि उन्होंने ये कहा था कि जो पाम ऑयल है उसके लिए लैंड क्लियर करना पड़ता है। हमने पढ़ा था ना, ये कहाँ पढ़ा है, यहाँ देख लेते हैं ताकि सामने ही रहे जी। ये ऊपर पहले ही पैराग्राफ में लाइन नंबर 2 के आखिर से जहां फायर्स लिखा है ना, फायर्स आर सेट टू क्लियर फॉरेस्ट टू मेक वे फॉर पाम ऑयल प्लांटेशन। इसका मतलब है अगर फॉरेस्ट कंजर्व करेंगे तो फिर पाम ऑयल प्लांटेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये यहां से हमने पिक किया। पिक आपको यहीं से करना है ना, आपको जैसे बताया कि आपको सोर्स मटेरियल से ही पॉइंट लेना है। अच्छा, अब यहां पर द रीजन इज दैट, अब मैं ये मेंशन क्यों किया कि मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इज दैट पाम ऑयल प्लांटेशन requires more land to be cleared. So if forest would be preserved, then land won't be available for palm oil plantation. तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जब वो बनाएंगे तो वो नहीं बनेगा। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन नहीं पूछी, लेकिन डेवलपमेंट के थ्रू मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि पाम ऑयल प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों होगी इफ फॉरेस्ट आर कंजर्व्ड। अगर आप लिखना चाहें तो आगे लिख सकते हैं, एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज the next best alternative for gone. So in this case, the next best alternative is palm oil plantation. ठीक है, तो ये लिखा जा सकता है, आप लिखना चाहिए। अच्छा, तो अब यहाँ पर ना अगर हम बिजनेस की बात करें तो हम सोर्स मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिजनेस में हम इसको एप्लीकेशन बोलते होते हैं, है ना। एक किस्म की एप्लीकेशन ही है, लेकिन इकोनॉमिक्स में एप्लीकेशन होती ही नहीं है। मतलब एप्लीकेशन को एक असेसमेंट ऑब्जेक्टिव के तौर पे रखा ही नहीं गया। उसमें नॉलेज होता है, एनालिसिस होता है और वैल्यूएशन होती है। तो इसलिए मैंने 1K शो किया हुआ है। कंफ्यूज नहीं होना, वो अलग सब्जेक्ट ऑफ कोर्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स अलग है। तो ये नॉलेज ही है, आपने एक्सट्रैक्ट में से इंफॉर्मेशन ली और आपने इसको इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, अब ये तो हमें क्या हुआ, हमें एक नंबर नॉलेज का और 1 नंबर हमें मिल गया एनालिसिस का। अच्छा, अगर इसको लिखना चाहे ना तो आगे लिखा जा सकता है फर्दर, लेकिन नंबर ही एक है ना एनालिसिस का,
अगर मैं यहाँ लिखना चाहूं, मैं कहता हूं जी कि एज opportunity cost is the next best alternative foregone by making या by choosing an option, ऐसे कहता हूँ, by choosing an option. So in this case, palm oil plantation, palm oil plantation is the opportunity cost of conserving forests. ठीक है जी। तो मैंने, और 1 मिनट कंजर्विंग फॉरेस्ट, मैं सवाल पे भी जरा गौर करना चाह रहा था। फॉरेस्ट इन इंडोनेशिया ना, कंजर्विंग फॉरेस्ट इन इंडोनेशिया। अच्छा, अब कहने को अगर टू बी ऑन सेफ साइड आप ये लिखना चाहते हैं तो जरूर लिख दें, लेकिन ये देख लें नंबर एनालिसिस का ही, ठीक है। तो ये भी साथ लिखा जा सकता था, मैंने कहा मैं ऐड कर दूं ताकि आपको अगर लगे कि सर आप कंप्लीट लग रहा है तो ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। So as opportunity cost is the next best alternative foregone by choosing an option. So in this case, palm oil plantation is the opportunity cost of conserving forests in Indonesia. तो we are done with this. अब हम आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास आता है explain to x। अब यहाँ पे भी आप देखें तो हमारे पास explain का वर्ड आ रहा है। अब नंबर कितने हो गए? 4। तो आपको समझ आनी चाहिए। अब क्या है, 2 नंबर नॉलेज के हैं और 2 नंबर एनालिसिस, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं कि मेंशन तो कर देते हैं लेकिन उनको उस तरह से एक्सप्लेन नहीं करते, तो होता क्या है, उनको सिर्फ 4 में से 2 नंबर मिलते हैं क्योंकि डेवलप नहीं किया। जब डेवलप नहीं किया तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। अच्छा, और एक्सप्लेन है तो याद रखना है, जब भी कमांड वर्ड एक्सप्लेन आता है ना, एक्सप्लेन, इसका मतलब है ये जो एनालिसिस वाला ऑब्जेक्टिव है ना, ये आ जाता है। एनालिसिस वाला जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है ये जरूर मौजूद होगा उस क्वेश्चन में। एक्सप्लेन कमांड वर्ड ये कहता है। अच्छा, 2 एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया में अगर फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे तो क्या होगा, हम पहले देख भी लेते हैं कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है, और बिल्कुल लिखा ही होगा। अच्छा, कुछ ना बच्चे ये भी सवाल करते हैं, सर अगर एक्सट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ उसके बारे में, सवाल का आंसर देने हैं लेकिन उससे रिलेटेड कुछ ऐसा है नहीं, तो फिर क्या करें? तो उसमें यह है कि अगर ऐसा हो, जो कि नॉर्मली नहीं होता, वो नॉर्मली होता है जी और एच पार्ट में। आपको बता रहा हूं, नॉर्मली यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो फिर आप, अगर सोर्स मटेरियल में कुछ भी ऐसा सपोर्टिव नहीं है, तो फिर आप अपने पास से पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। नॉलेज पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, और आपको यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट, क्योंकि जीए एक में नॉर्मली जनरल क्वेश्चन होते हैं और उसमें आप अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं, नो इशू दैट ऑल। लेकिन इन दोनों के अलावा ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन सोर्स मटेरियल से मिल जाती है, आपको ये बता रहा हूँ। तो जी और एज एक्सेप्शंस हैं। अच्छा, सवाल डी जो है, पार्ट डी जो है, एक्सप्लेन टू एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडोनेशिया। तो 2 एक्सटर्नल कॉस्ट जरा पहले देख तो लें कि अगर फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे तो क्या 2 एक्सटर्नल कॉस्ट आती है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे शायद लिखा भी हुआ है उन्होंने, अगर डिस्ट्रॉय करते हैं तो यहाँ हमें पहले पैराग्राफ में भी नजर आ रहा है, लाइन नंबर 3 में, कि फायर्स डिस्ट्रॉय द होम्स ऑफ मेनी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड रिलीजेस हार्मफुल गैसेस इनटू द एयर। ठीक है, ये हमें एक पॉइंट नजर आ रहा है, मिल रहा है। अब ये पॉइंट है ना, हमें तो डेवलप करना है ना। अच्छा, ये पॉइंट हम यहाँ से ले सकते हैं बिल्कुल। उसके अलावा और भी है कोई अगर हमें नजर आए यहाँ पर, अगर हम नीचे देखें कि उससे हेल्थ भी इफेक्ट हो सकती है, ऐसा कुछ हमें यहाँ पे एविडेंस नजर आ रहा है इसके अंदर जो आपके सामने मौजूद है। अगर हम गौर करें तो बर्निंग करनी है तो ये जो नीचे अगर हम क्योंकि उसने तो जनरली बात की है ना, मैं दोबारा से जरा क्वेश्चन को देख लूं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन को देखना अच्छा होता है ताकि पता चले कि क्वेश्चन क्या है। तो आप भी ऐसा ही करें, क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडोनेशिया, तो एक्सटर्नल कॉस्ट इनकी क्या है, तो हमने एक देख ली ना। तो इसका मतलब है 2 चीजें तो हमें नजर आ रही हैं, क्या, एक वाइल्ड लाइफ की हम बात कर सकते हैं, ठीक है, जो होम्स हैं,
होम्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है और दूसरा हार्मफुल गैसेस जो रिलीज हो रही है। तो 2 पॉइंट तो हम यहाँ से पकड़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब मैं आपको अपना आंसर दिखाता हूँ। क्या है जी, यहाँ से आते हैं जी। वन एक्सटर्नल कॉस्ट वुड बी डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। अच्छा आप गौर करें, मैंने कलर किए हुए रेड और ब्लू आपको नजर आ रहा है, पहला नहीं किया, क्योंकि ये आपको दिखाने के लिए कि रेड कलर इज फॉर नॉलेज एंड ब्लू कलर इज फॉर एनालिसिस, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि नॉलेज कहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है और एनालिसिस कहाँ हो रहा है। तो वन एक्सटर्नल कॉस्ट वुड बी डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। ये मैंने कहाँ से लिया, ये मैंने इन पॉइंट पकड़ा केस से, ठीक है। वो फिर एज ए रिजल्ट, ये एज ए रिजल्ट इस बात का को इस बात को का सिग्नल है कि आप यू आर इनटू डेवलपमेंट। So as a result, wildlife would start getting extinct, and the tourists visiting Indonesia who love nature would be deprived of it. तो मैंने आगे उसका नुकसान बता दिया आपको, क्या कि वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगी और उससे फिर टूरिस्ट जो है ना वो वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ इट, वो उनको फिर वो नेचुरल ब्यूटी देखने को नहीं मिलेगी जो वहां पर आएंगे। कोई अगर आप इससे ज्यादा भी एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेन है तो एक्सप्लेन में ज्यादा कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, ये भी याद रखना। यानी कि एक्सप्लेन अगर कमांड वर्ड आता है तो डेवलपमेंट तो करनी है, लेकिन एक कनेक्शन काफी है, रिजल्ट मैंने लिख दिया ना। हाँ अगर एनालाइज कमांड वर्ड होता है तो मैंने हमेशा बच्चों को बताता हूँ एक से ज्यादा कनेक्शन आपने बनाने हैं, यानी कि इससे आगे भी जाना है, यानी कि मैं लिखूं आगे कि लिखता हूँ कॉन्सिक्वेंटली इंडोनेशिया। अगर मैं लिखता हूँ इंडोनेशिया की बात हो रही है ना वहाँ सवाल में, एक मिनट जल्दी देख लेते हैं। हाँ जी इंडोनेशिया। तो एज ए रिजल्ट इंडोनेशिया would also सॉरी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, ठीक है ना, ऐसे कर लें ई आई फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स इन इंडोनेशिया वुड रिड्यूस, ठीक है ना, समझ आती है, वुड ऑल्सो गो डाउन, ठीक है। एज टूरिस्ट वोंट लाइक टू विजिट। ये अब मैंने ये आपको बता रहा हूँ, ये है ज्यादा कनेक्शन बनाना जो नॉर्मली एनालाइज वाले क्वेश्चन में किया जाता है। Consequently, foreign exchange earning in Indonesia would also go down as tourists won't like to visit. तो ये इम्पैक्ट हमने दिखा दिया इंडोनेशिया पे, अगर सवाल एनालाइज वाला है और इंडोनेशिया पे इम्पैक्ट पूछा है। अगर आप यहाँ सवाल देखें तो सवाल के अंदर आप गौर करो, 2 एक्सटर्नल कॉस्ट बतानी है इंडोनेशिया में अगर फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये नहीं पूछा कि एक्सटर्नल कॉस्ट इंडोनेशिया को क्या होंगी, ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बताया कि एनालाइज वाले सवाल में या जहां पर ज्यादा कनेक्शन बनाने होते हैं, डिस्कस वाला सवाल एनालाइज वाला, तो वहां पर आप ये मजीद जो है वो कनेक्शन बना सकते हैं, यहाँ जरूरत नहीं है। मैं इसको खत्म कर देता हूँ, ये देखें, राइट, ओके। और दूसरा क्या है जी, दूसरा पॉइंट, अनदर एक्सटर्नल कॉस्ट वुड बी रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेस इन द एयर। ये दोनों पॉइंट हमने हाईलाइट किए हुए हैं सोर्स मटेरियल से, अभी हमने देखा ना, सर्कल मैंने किए थे, तो कहते हैं तो दिखा भी देता हूँ, ये देखो, ये हार्मफुल गैसेस एंड होम्स, ठीक है ना। तो अब आगे एज ए रिजल्ट, दोबारा मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, एज ए रिजल्ट हेल्थ ऑफ द पीपल लिविंग नियर बाय वुड बी अफेक्टेड एज दे वोंट गेट फ्रेश एयर टू ब्रीथ लोअरिंग देयर लिविंग स्टैंडर्ड। तो बात लेकिन कंप्लीट करनी, आधी बात नहीं करनी। एज ए रिजल्ट लोगों की हेल्थ खराब हो जाएगी और आगे कहें उससे उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी जिससे लिविंग स्टैंडर्ड गिर जाएगा। तो मैंने टू बी ऑन द सेफ साइड कनेक्शन अच्छे बना दिए, मतलब एक हेल्थ खराब होगी और हेल्थ खराब होने